Assalamu alaikum students. We are back with our economic class. So it is perhaps the second lecture of economics today. That is national. We have started with national accounting. Sometimes you may see that I may be miswriting with spellings here, but please do not account for that. Do not count that spelling. You rectify it yourself because I would be sometimes I am lost in my lecture series so much that I don't spelling does not come easily in my mind. Please do not mind that. It is perhaps lecture 2. And in lecture 1, what we studied about, we came to the conclusion why GDP was chosen as a quantitative metric to see the progress of any nation. Did we? We used the theory of Adam Smith. Did we use? And we saw why he we drew various conclusions from his theory in which he spoke in his book An Enquiry into the Nature and Wealth of Nations. तो हमने उसी थ्योरी को एनालाइज करके एक क्वांटिटेटिव मैट्रिक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की which we used which we know by the name GDP. Now आज हम इसी GDP को थोड़ा बहुत क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे. ठीक, if we go by the definition of the GDP, आपको ये चीज़ पता है कि at least most of you would be knowing the definition of GDP. तो मैं अगर यहाँ लिखूं फिर उस GDP की definition को थोड़ा एनालाइज करो तो उससे आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा. ठीक, monetary value. Of final goods and services produced within a territorial boundary of a country any country correct to use because GDP can be calculated for districts and states also. I am saying I will come to state level GDP. Country for a time we are using a broad parameter based on a full scale country. Yes, there are state level GDPs, there are even state level GDP, and we have used the metric of state level GDP in our, I think it was started from 2018 onwards. So that I will be discussing, but here we are specifically talking of a country national GDP. I'm not talking about state GDP. I'm not talking about city level GDP. I'm talking about national GDPs. That's why I have written name GDP, not GSDP or city level GDP. ठीक? तो इसलिए मैं country की बात कर रहा हूँ. Within territorial boundary of any country within specific period of time. ठीक? ये डेफिनेशन सबको पता होती है. कोई भी आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको ये डेफिनेशन पता नहीं होगी. अगर नहीं पता होगी तो वो अपने एफर्ट में सिंसियर नहीं है. तो मगर जब हम इसी डेफिनेशन से सवाल आते हैं मगर इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग पे, और वहाँ हम गलती कर लेते हैं. ठीक, स्टेटमेंट्स को पढ़ने में गलती करते हैं. तो इसलिए पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चीज़ों को इकोनॉमी में तोड़ के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए. ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू
हमने परसों यही देखा था कि हमें एक कॉमन मेजरिंग रॉड चाहिए थी, और वो कॉमन मेजरिंग रॉड क्या थी? हाँ, पुटिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक, फिर वह हमने क्या देखा था? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मींस इंटरमीडिएट कहीं पे भी यूज नहीं होगा। अब खामुखा जब हम कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी पढ़ेंगे, वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, तो आप ये मान के वहां खुद चलिए कि इंटरमीडिएट का जिक्र कहीं नहीं आएगा। ठीक, तो उसलिए वहां अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। विद इन अ टेरिटोरियल बाउंड्री मीन्स अगर ये इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री है, आप मान के चलो इसके अंडर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, पैदा हो रही है, उस सब को उस हम कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में लेंगे। ठीक है, कौन बना रहा है दैट इज अनइम्पोर्टेंट हियर। चाहे जर्मनी की कंपनी बना रही हो या यूएसए की कंपनी बना रही हो, क्योंकि वो विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया बना रही है, तो जीडीपी में कैलकुलेशन होगी, जीएनपी में नहीं होगी। तो जीएनपी एक अलग कंसेप्ट आएगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम जीडीपी में आप ये मान के चलिए ये क्लासरूम है, इसमें चाहे अमेरिका की कंपनी हो या जर्मनी की कंपनी हो या कोई किसी भी मुल्क की कंपनी हो या हजारों कंपनी खुद डोमेस्टिक कंपनीज हो हजारों की तादाद में, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगी व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी। origin of company will not matter where does it belong to, since it is producing in India, तो वो चीज जीडीपी में शामिल होगी। जो अपनी कंपनी दूसरी कंट्री में, वो जीएनपी में हम देखेंगे जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी में देखो, मैं अभी भी बोल रहा ना विद इन टेरिटोरियल बाउंड्री, मीन्स जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर बना रही हो। बाहर क्या बना रहा है, बाहर की कंपनीज यहाँ क्या बना रही है, वो उनका जीडीपी में अगर हमारी कोई कंपनी अमेरिका में काम कर रही है, वो उनके जीडीपी में कैलकुलेट होगी, क्योंकि वो उनके लिए सर्विसेज बना रही है, वो उनके लिए गुड्स बना रही है, हमारे लिए नहीं बना रही है। मगर जब मैं आपको जीएनपी पढ़ाऊंगा, ये डेफिनेशन वाज़ेह हो जाएगी आपके लिए वहाँ ज़्यादा। फिलहाल मगर आप याद रखेंगे, यहाँ बच्चों को बहुत, जो बिगनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि जीडीपी अगर किसी कंट्री में देखना है, कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर वो हमारी कंट्री में बना रही है, तो जीडीपी की कैलकुलेशन में वो कंट्रीब्यूट करेगी। अगर वो नहीं बना रही है, वो हम बाद में देखेंगे तो उनके साथ क्या होता है, तो उस मैटर को क्या कहेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, फिलहाल अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर हम उसमें एक कंसेप्ट लाते हैं, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, फिर हम वहाँ देखते हैं कि हमारी कंपनीज ने कितना बनाया, बाहर की कंपनीज, क्योंकि बाहर की कंपनीज अगर यहाँ, क्योंकि उनका फ्लो प्रॉफिट बाहर जाएगा तो हम वो माइनस करते हैं, तो अभी उसमें डेफिनेशन वो हम उसी वक्त देखेंगे। ठीक है, फिलहाल जो भी इंडिया की बॉर्डर के अंदर बन रहा है, तो हम वो जीडी की कैलकुलेशन में यूज करेंगे। आया समझे? विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के दरमियान, ये टाइम पीरियड 4 मंथ्स का भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयरली, ज्यादातर ईयरली होता है, आपने देखा होगा 4 मंथ का क्वार्टरली भी होता है। ठीक, हाँ, मंथली जीडीपी की कैलकुलेट, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उस टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। डेफिनेशन वाज़ेह हो गई, समझ आया? अगर कोई कंफ्यूजन है यहीं बता दीजिए डेफिनेशन के तौर पर, क्योंकि डेफिनेशन में जो भी आपके पॉइंट्स कीवर्ड्स यूज करा रहे, ये कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए वहां बताया है कि ये कीवर्ड्स कहां से आ रहे हैं। ठीक, हाँ, now let us go to methods of calculation of GDP. अभी जीडीपी को हमने पूरी तरह से पोस्टमार्टम नहीं किया। इज इट अ गुड मैट्रिक, इसमें कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं होती है, कौन सी होती है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करा रहे हैं, बिकॉज फ्यू लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमी विल बी वेरी स्लो, ताकि बच्चे पहले एक्वेंट हो जाए इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट से। ठीक, फिर जाके हम जब एनालाइज करेंगे एक एक चीज को, फिर जाओगे आपको डिफरेंस दिखेगी। ठीक है, क्वेश्चंस वहां से हम पोज करेंगे खुद को और आपको आंसर आएगा। नाउ
When we go to methods of calculation of GDP, आमतौर पर 3 मेथड्स प्रेजेंट होते हैं. ये 3 मेथड्स कौन कौन है? वन इज इनकम मेथड, second is expenditure method, third is product method or output method. और इंडिया में हम 2 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इन 2 का. कौन सा इंस्टीट्यूशन जीडीपी कैलकुलेट करता है इंडिया में? Indian Statistics Office. CSO, Central सेंट्रल Statistics Office. स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो कैलकुलेट करता है हमारा. जो मैं आपको यहाँ मेथड में कौन सा टर्म इस्तेमाल, इट इज आर थ्योरेटिकल. रियल वैल्यूज क्या होते हैं, रियल पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो कौन कंसिडरेशन में लेता है? CSO. थ्योरेटिकल हम ये इनसाइट को डेवलप करने के लिए ये पढ़ते हैं कि क्या है इसमें, मगर फिर असल में रियल टाइम पैरामीटर्स जो यूज करता है वो कौन? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यूज करता है फिर. ठीक है, तो इनकम मेथड अगर हम पहला पढ़े, इनकम मेथड, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए. अगर आप खुद को दिमाग थोड़ा बहुत लगाएंगे, क्या हो सकता है इनकम मेथड? हम इनकम में सिंपल, इट वुड बी सम टोटल माइनस वाइनस. तो बस कुछ नहीं किए, पहले आप ध्यान दीजिए, हम माइनस वाइनस में अभी फंसेंगे नहीं. सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स. अब आपका सवाल मेरे लिए यहाँ रहेगा, सर ये फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है? सर आपने हमें बहुत ही दुविधा में डाला. आपने हमें ऐसी टर्म बिगिनिंग में बताई, अभी तो दूसरी क्लास चल रही है, आप हमें बता रहे हैं फैक्टर पेमेंट्स क्या है. मैं बताऊंगा बेटा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने जीडीपी जो बैकग्राउंड देखा था, हमने वो लेक्चर किया, हमने वहां देखा फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. हाँ, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व थे, डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व थी, डिफरेंट फर्म्स इन्वॉल्व थी. उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितनी पेमेंट हमने डाली या हमने ली, उससे कितनी पेमेंट जनरेट हो गई. सपोज मैं एक वर्कर था, मुझे कितना इनकम वहाँ से सैलरी या वेज मिली, या प्रॉफिट कितना हो गया एक कंपनी को फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में. जो भी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में पेमेंट होती है, उसी चीज को क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट. और समझ आया? फैक्टर पेमेंट जो भी पेमेंट किस में इन्वॉल्व होगी? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में. अब फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में एज अ डेली, चूंकि इनकम तो हमें इनकम के हिसाब से देखना है, ठीक, क्योंकि मेथड का नाम ही है क्या है? इनकम मेथड. तो मुझे इनकम के हिसाब से अब मैं क्या ले लूँ? मैं देखूंगा, अगर मैं एज ए लेबर काम कर रहा हूँ, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, मेरे लिए इनकम मेरी वेज है. ठीक, अब वेज आप ये नहीं मान के चलिए कि ये डेली वेज है, ये सैलरी भी है. इवन इन फैक्ट सेविंग्स, जो सेविंग अकाउंट में एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी डालता है या इसिक में डालता है, ये वो उसमें भी वेजेस कवर करते हैं. मैंने बोला ना कि जो हम ये थ्योरेटिकल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, रियल टर्म्स क्या है, वो CSO खुद उन चीज से देखता है. ठीक, उसमें उस निटी-ग्रिटी में हमें नहीं जाना है, बिकॉज वी आर नॉट studying for an economic services, we are studying for administrative services. तो हमें निटी-ग्रिटी कोई नहीं, हमारे कंसेप्ट को टच किया जाएगा, ना कि एक्चुअल टर्मिनोलॉजी को टच किया जाएगा. उस निटी-ग्रिटी में आप कोशिश कीजिएगा कभी नहीं फंसने की.
ठीक है, आपको कोई नहीं पूछेगा उस लेवल पे। ठीक, तो अगर मैं आपको यहीं से बता दूं, अगर मैं यहाँ बताऊं कि जिस इनकम मेथड में पहले होंगे वेजेस, हाँ, प्लस प्लस क्या हो सकता है, हाँ, प्रॉफिट that a company or a new enterprise earns, और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अगर मैंने किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डाला था या बैंक में, मुझे इनकम, इंटरेस्ट पेमेंट एज ए इनकम होती है ना, ठीक है, तो इनकम मैं आ गई ना, तो इसमें क्या होगा एड, और अगर मैंने लैंड या बिल्डिंग कहीं पर रेंट दी है तो मुझे रेंट कलेक्ट होगी ना, क्योंकि मेरे इनकम को कंप्लीमेंट करेगी कि नहीं करेगी, तो यही सारी चीजें किस में आती है, इनकम में। मगर जब हम इस लेवल की जीडीपी पे पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं जीडीपी एट करंट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी अब आपके लिए एक और मुसीबत, सर हमें तो पता ही नहीं है फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक, आपको तो बिल्कुल नहीं पता अभी आपको फैक्टर कॉस्ट है। अभी अगर हमें मार्केट वैल्यू पे पहुंचना है, मार्केट, क्योंकि हम तो मार्केट वैल्यू जानते हैं, हमें फैक्टर कॉस्ट नहीं पता है, तो अभी मैं आपको कुछ टाइम बाद ही मार्केट कॉस्ट और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फ़र्क समझाऊंगा, ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। देखो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि हम किस जीडीपी पे पहुंच रहे हैं, यहाँ इतना सब, यहाँ तक सब हर कोई बोलता है, यह इस लाइन तक हर कोई इंसान, हर कोई, अगर आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हो, यहाँ तक खुद भी आप समझते हैं ये 4 पॉइंट्स। मगर ये किसका ये कौन सा जीडीपी होता है, ये करंट फैक्टर कॉस्ट, मींस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू पे ये नहीं पूछ रहा है, ये किस करंट, ये याद रखना, वी अराइव बाय दिस इनकम मेथड जीडीपी एट फैक्टर, करंट फैक्टर, फैक्टर करंट आप मान के चलिए वो नॉमिनली हमेशा होता है, तो फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, हाँ, याद रखेंगे। अब ये तो समझ आया, याद रखा ये जीडीपी एट करंट फैक्टर कॉस्ट, ये याद, क्योंकि मुझे आपको डिस्टिंक्शन करानी है, तो इसलिए मैं बार बार आपकी तवज्जो इसकी तरह ले जा रहा हूँ ना। अब ये मिटाओ, रब करो, स्लो तो नहीं जा रहा हूं, तेज, अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड, ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स अगर हम माइक्रो लेवल पे ले जाए, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, यू नो, जैसे एक टीन एजर के लिए, हाँ, जैसे एक टीन एजर के लिए देयर आर 3 गोल्डन वर्ड्स, आई लव यू। एक टीन एजर है, उसके लिए टीन एज में कौन से, ऑब्वियसली टीन खाली टीन एजर के लिए नहीं, मगर टीन एजर को ज्यादा इन चीजों की तड़प रहती है कि मैं ये 3 वर्ड्स कब सुनूं। ये 3 वर्ड्स का क्या क्या है, आई लव यू। आपके दिल में बड़ी चाहत होगी कि हम कब सुने, ठीक है, कोई हमें कब सुनाए। ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट के लिए चाहत होती है, उसको जैसे टीनेजर के लिए 3 गोल्डन वर्ड्स है, ऐसे ही इकोनॉमिस्ट के लिए 3 जो गोल्डन वर्ड्स है, दैट इज डिमांड, सप्लाई, मनी, मनी या मार्केट, ठीक है। इकोनॉमिस्ट को ये 3 वर्ड्स
ऐसे ही लगते हैं जैसे एक टीनेजर को क्या लगते हैं, आई लव यू के 3 वर्ड्स। क्यों? अगर आप देखो, आपने एक लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी, मेरा फेवरेट एक्टर है लियोनार्डो डिकैप्रियो, आई वाज प्रेइंग कि उसको ऑस्कर मिले, तो अल्टीमेटली ही गॉट एन ऑस्कर। तो बहुत ही अच्छा एक्टर है। तो अगर हम उसकी मूवी एक देखेंगे, आपने ज़रूर देखी होंगी, उसमें वो सेल्स हेड होता है। क्या होता है? तो वो अब उसको कुछ एग्जीक्यूटिव चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो वो चेक करता है कि हु कैन बी द बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव अमंग देम। व्हाट ही डज, उसके जेब में पेन होता है। ऑफन ये रील्स में भी आप देखते हैं, ठीक है? तो उसके जेब में पेन होता है, वो बोलता है कि सेल मी दिस पेन, क्योंकि वो देखता था कि इसकी विट ज्यादा है, कौन मुझे। ही फेल्स इन वेरियस अटेम्प्ट्स। कोई बोलता है सर इस ये पेन है, इसमें ये निब है, बट इट डज नॉट इम्प्रेस हिम। नाउ सडनली एक रेस्टोरेंट में, एक कैफे में उसको एक आदमी मिलता है, तो वो उससे बात करता रहता है। तो वो लियोनार्डो डिकैप्रियो के माइंड में ये आता है कि कैन ही बी, आई थिंक ही कैन बी अ बेटर सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर मी। नाउ ही ट्राई, वो उसका एग्जाम लेता है, चेक करता है। तो अब उसने क्या किया, उसने क्या किया वहां से, उसने लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, तो उसने बोला कि मेरे लिए मेरा नाम लिखो। नहीं, उसने बोला जो ये वो जो जिसको एग्जाम लिया जा रहा था, एग्जाम नहीं, रियल टाइम सिचुएशन में जो उसकी सिचुएशन दी गई, तो उसने क्या किया, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने बोला कि आप मेरा, उसने बोला आप मेरा नाम लिखो, मगर वो पेन उसके हाथ दिया था, ठीक। अब लियोनार्डो डिकैप्रियो के पास पेन ही नहीं है, नाम कैसे लिखता? तो उसने सप्लाई किया, बोला कि आपकी डिमांड थी पेन की, क्योंकि आपको नाम लिखना था, मेरे पास मौजूद था पेन, तो मैंने आपको सप्लाई किया। वही डिमांड एंड सप्लाई का इकोनॉमिक का लॉजिक इकोनॉमिक्स में हर जगह चलता है। आपकी जरूरियत, मैं आपको सप्लाई करता हूँ। प्राइसेस कौन करेगा? रेगुलेट इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। वो अभी तो आपको इसमें नहीं जाना है, व्हाट इज दिस इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2021 2019-20 में भी इसका जिक्र किया गया था, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। तो उस पर अभी नहीं, जब हम इस पे जाएंगे, इन्फ्लेशन पढ़ने पे आएंगे, वहाँ हम देखेंगे मार्केट कैसी चीज़ों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल कैसे करता है। तो मगर फिलहाल आपकी ज़रूरियत जो है वो मैं पूरी करता हूँ, आप डिमांड करते हो मैं सप्लाई करता हूँ। उसी चीज़ पे जीडीपी पे हमने देखा कि ये एक डिमांड साइड मैट्रिक है, ठीक है। डिमांड की मुझे ये चीज़ें ज़रूरत थी, वही गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में डिफरेंट फर्म्स ने बनाई, तो मीन्स दे सप्लाइड, बट इसने कौन सा मैट्रिक को, डिमांड जब आई फिर जाके सप्लाई होगी। तो जीडीपी एक डिमांड साइड मैट्रिक है। हाँ, तो ऐसे ही अगर मेरे पास इनकम आई या गवर्नमेंट के पास इनकम आई, तो वो आप किस में लगाएगा? खर्चने में। ऑब्वियसली आपने कहाँ रखेगा? जो जितना ये असल में सर्कुलर फ्लो होता है इकोनॉमी में, जो भी होता है एक सर्कुलर फ्लो होता है। जो मेरे पास इनकम आया, मैं कहीं और जाके एक्सपेंडिचर करूंगा, वापस जाके वो कहीं और से मेरे पास ही आएगा, ठीक है। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में चलता है, ये रूल है इकोनॉमी का, ठीक है। तो वही चीज़ आप देख लीजिए एक्सपेंडिचर मेथड में भी यही होगा कि अगर इनकम आया, नेचुरली आई विल ट्राई टू स्पेंड इट, या गवर्नमेंट विल ट्राई टू स्पेंड इट। तो इसी एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखेंगे कौन कौन से मेजर्स, इट मेजर्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग। ठीक। अब सर आप बोलेंगे सर कौन से एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग, इसकी तो बात ही नहीं आपने, कौन से एग्रीगेट वैल्यू? मैं बताऊंगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर,
जो एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेगा अपने आइटम्स, किसी भी आइटम को खरीद फरोख्त में, उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। क्या बोलेंगे? हाँ, कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर तो अब हर किसी चीज में होगा, तो मगर फिलहाल अब कंजम्पशन। फिर ये हो गया हाउस होल्ड जो कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी कुछ परचेज करेगा ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट परचेजेस, ठीक। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी। इन्वेस्टमेंट्स मतलब मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ नया, तो वैसे परचेज ही तो कर रहा है ना, एक्सपेंडिचर तो कर रहा है ना, इट वुड बी इन्वेस्टमेंट्स। और कुछ एक्सपोर्ट्स अगर हम करेंगे तो परचेज हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, तो अगर ना एक्सपोर्ट करेंगे कोई चीज, कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है ना वो एक्सपोर्ट्स। मगर अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है, वो डिफरेंट मुल्क में किया हो गया होगा ना, एक्सपोर्ट तो हमारे मुल्क में ही, कि अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कोई एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो हमारे मुल्क में ही चीज बनी थी ना, तो वो जीडीपी में लेंगे। मगर अगर हम कोई इंपोर्ट चीज कर रहे हैं, वो डिफरेंट मुल्क में बनी होगी ना, तो उसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो उसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट मुल्क में बनी होगी। ठीक, आवाज समझ? हाँ, अगर हम इसको लिखे C प्लस G प्लस I, जो आपको इक्वेशन हमेशा याद रहती है, प्लस x माइनस m, x माइनस m विल डिफाइन नेट एक्सपोर्ट्स, इसको हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कहेंगे। ठीक है, नेट मींस इंपोर्ट को माइनस करके कितना हमने एक्सपोर्ट किया है। यह आया समझ? हाँ, अगर आपको पूछा जाएगा इनमें से अगर 5 मैट्रिक्स थे, 1 2 3 4 5, इनमें से सबसे अनस्टेबल कौन है? कौन सी चीज है इन पांचों में? नहीं, कंजप्शन तो स्टेबल है, क्योंकि कंजप्शन इसलिए स्टेबल है, मेरे पास एक डेफिनेट वेज आ रही है, उसकी वजह से मुझे तो कंज्यूम गुड्स करनी ही है। ठीक है, खाने पीने की चीजें तो मैं नहीं छोड़ूंगा ना, जिंदा कैसे रहूंगा? गवर्नमेंट परचेज करता है, गवर्नमेंट को अपना बिजनेस चलाना ही है। इन्वेस्टमेंट्स, उसका भरोसा नहीं है। अगर इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट्स होने के काफ़ी कम चांसेस है। तो इन्वेस्टमेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? अनस्टेबल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन 5 मैट्रिक्स में, 5 चीज़ों में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सी एलिमेंट है, वो क्या है? और जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, हर कोई चीज़, जब आपको किसी भी कंट्री का जीडीपी इंप्रूव करना होगा ना, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि मुझे कौन कौन सी चीज इंप्रूव करनी। नेचुरली गवर्नमेंट भी इन्हीं चीजों पे ध्यान दे रही होगी जब वो एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बना रही होगी। तो उस वक्त आपको ये मेंस के सवाल में मेंस का आंसर लिखने में मदद करेगी, इसलिए याद रखेंगे। क्योंकि जितना आप कंजप्शन करेंगे उतना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। हाँ, जितना गवर्नमेंट परचेज करें उतना जितनी इन्वेस्टमेंट्स होगी उतना परचेज बढ़ेगा, जितना एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है। इम्पोर्ट्स मतलब फिर ये मीन्स आपको इन्हीं पैरामीटर्स को एनालाइज करके फिर एक गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करके देना है कि हमारा जीडीपी कैसे बनेगा। इन्वेस्टमेंट्स देखो, इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री की हेल्थ पे डिपेंड होती है। अगर सपोज गवर्नमेंट एक साइक्लिक और स्ट्रक्चरल फ्लॉ में चला गया, हमारे पास एक साइक्लिक रिसेशन, अगर थोड़ी बहुत रिसेशन आ गई, तो उस एज में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिसीड हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास सोशल सिक्योरिटी के पैसे नहीं होंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी? ठीक है, अगर मेरे पास उतनी ही इनकम है कि मैं अपना कंजप्शन ड्यूरेबल खरीद सकता हूँ, कंज्यूमर गुड खरीद सकता हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से, सेविंग कहाँ से करूँ? तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अनस्टेबल होती है। ठीक, हाँ। तो अगर जब हम इस जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो हम जीडीपी किस वाले जीडीपी पे आ रहे होते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। उसमें कहाँ से आए? उसमें कहाँ पे आए? एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस we arrive
ठीक, जिसको क्या कहते हैं नॉमिनल जीडीपी भी क्या कहते हैं, और परसों ही केस में ये सवाल आ गया था, नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं उसको, कहते हैं कि नहीं कहते। और अगर हमें अब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे आना है, जिसको रियल जीडीपी कहते हैं, किसको, जीडीपी एट, अगर हमें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे आना है, जिसको रियल जीडीपी भी कहते हैं, तो हम करेंगे इन्फ्लेशन को एडजस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। इसमें हम नॉमिनल जीडीपी में या मार्केट वैल्यू की जीडीपी में हम बेस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं लेते, हम उसी ईयर में देखते हैं विदाउट चेकिंग कि इन्फ्लेशन उस ईयर में कितनी थी, उसमें प्राइस क्या था, हम देखेंगे इसके हम अभी क्या प्राइस है, उसी के हिसाब से हमारा जीडीपी क्या है, नेचुरली वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी किसी चीज की प्राइस 15 रुपए है, तो हम 15 रुपए के वैल्यू पे ही, मार्केट वैल्यू पे उसका जीडीपी निकालेंगे, वो ज्यादा होगा। मगर एक कांस्टेंट प्राइस पे कि हम एक स्पेसिफिक बेस ईयर लेते हैं, उसी बेस ईयर के साथ करते हैं कंपेयर। जिस चीज की आज वैल्यू 15 रुपए है, मे बी 2011-12 में उसकी वैल्यू, उसकी मार्केट प्राइस 5 रुपए हो, तो मीन्स उसके हिसाब से जीडीपी फिर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब मार्केट प्राइस से नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में जब लाया जाता है, मार्केट जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जब लाया जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं विथ रेस्पेक्ट इन्फ्लेशन, किस ईयर के साथ, बेस ईयर के साथ। और इंडिया में बेस ईयर कौन सा है, 2011-12, हम उसी के कंपैरिजन में ये देखते हैं, ठीक, हाँ, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं उसी हिसाब के साथ, बेस ईयर के साथ, आया समझ। अब ज्यादा कौन, अगर न्यूमेरिकल डेटा, किस न्यूमेरिकल नंबर कौन सा बड़ा होगा, नॉमिनल जीडीपी की रियल जीडीपी, ऑब्वियसली, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन ज्यादा हो, हाँ, नेचुरली दिन ब दिन प्राइस बढ़ती है। मैंने किसी भी आइटम को, थोड़ा ऐसा आइटम है जिसका प्राइस घटा हुआ, ठीक, मगर जो कंट्री में एक रियल जीडीपी होता है वो किस प्राइस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है ना, नहीं, वो एक कांस्टेंट प्राइस, उसको हम बेस ईयर के से एडजस्ट करते हैं, ठीक, वही एडजस्ट इट विथ इन्फ्लेशन अगेंस्ट बेस ईयर। नॉमिनल जीडीपी को जब एडजस्ट करते हैं विथ इन्फ्लेशन अगेंस्ट बेस ईयर, तो वो हम किस टर्म पे पूछते हैं, रियल जीडीपी पे। मेहरबानी करके, फिर हम बहुत बड़े कॉन्सेप्ट जानते हैं मगर हमें पता होती है वो क्या होता है, ये क्या होता है, मगर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क नहीं पता है, ठीक, ये समझ आया। जब हम नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट करते हैं विथ इन्फ्लेशन अगेंस्ट बेस ईयर, तो वो क्या बन जाता है, रियल जीडीपी। और इंडिया में अभी जीडीपी के लिए क्या बेस ईयर है, 2011-12, ठीक। अभी भी मैंने मार्केट प्राइस और ये प्राइस नहीं कहा, क्या नहीं कहा, हाँ, वो मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले हम प्रोडक्ट मेथड देखेंगे, आउटपुट मेथड देखेंगे, ठीक, देखें, समझ आया इतना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और अगर हम प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड देखें, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे नेट वैल्यू एडिड, बाय फर्म। नेट क्यों मैंने कहा, देखो प्रोडक्ट मीन्स हमने कितनी हमने कंट्री में इतनी फर्म्स है, इन्होंने कितने नया प्रोडक्ट्स दिए। नेट इसलिए क्योंकि हमें ज़रूरी है हमें फाइनल में से इंटरमीडिएट को हटाना। तो जब हम फाइनल गुड्स में से इंटरमीडिएट को हटाएंगे तो हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे, नेट वैल्यू एडेड बाय फर्म। तो इसलिए हम
जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मेथड से कितना हम नेट वैल्यू एडिट होगा, टोटल नेट वैल्यू एडिट बाय एनी फर्म नंबर ऑफ फर्म्स, तो वो हमें क्या देगा, क्या देगा को। तो हमारे पास यहां एक कंसेप्ट आता है दैट इज GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड। मीन्स अब एक फर्म करती है नेट, अब टोटल कितनी फर्म्स अपना नेट वैल्यू ऐड करेंगी, टोटल फर्म जो कंट्री में है वो कितना अपना नेट एग्रीगेट वैल्यू एडिशन उनका कितना होगा, तो वो किस वैल्यू पे पहुंचेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय, हो गया ना। तो ये एक मेथड था है भी जीडीपी कैलकुलेशन मेथड। मगर 2018 में आरबीआई ने बोला कि हम जीवीए है ना, ये फैक्टर कॉस्ट पे होता है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे। जीवीए किस पे होता है, फैक्टर कॉस्ट पे, मगर हम किस वैल्यू पे इसको लेंगे, जीडीपी के बेस पे। अगर जीवीए को जीडीपी बनाना है तो वो आपको कैसे बनाना है वो आप यहां देखेंगे, ठीक है। अगर हम GV8 फैक्टर कॉस्ट क्या मिलता है हमें, हमें क्या अगर चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। क्या चाहिए हमें, जीडीपी एट, हम बोलेंगे यहां से आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में समझ आएगा, इसलिए मैंने आपको यहां तक चुकाया। ग्रॉस वैल्यू एडिड तो है ही, मगर जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है, एक उसमें वो कॉस्ट लगा होता है जो कंपनी को उसको बनाने में लगा होगा, जो कॉस्ट फुल ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि उस वक्त उस पे ना कोई सब्सिडी हम ऐड करते हैं ना ही कोई इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं। जब उस कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे और माइनस करेंगे गवर्नमेंट जो सब्सिडी उस पे देती है, तो वो बनेगा मार्केट प्राइस। क्यों, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ होगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिली है वो माइनस की होगी। तो जब यही फर्क है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट में क्या, कौन सा प्राइस लिया जाता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, जो फैक्ट्री से बना हुआ कॉस्ट होगा। मगर जब वो मार्केट में आता है तो उस पर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस क्या हो जाती है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी होगी वो तो डिक्रीज करने, तो वो क्या बनेगा, मार्केट प्राइस। सब्सिडी टू फर्म, हाँ, सब्सिडी टू फर्म, ठीक है, या तो सब्सिडी टू फर्म या हमारे कोई सब्सिडी कोई है, रिबेट है, रिबेट तो भी एक सब्सिडी है ना, ठीक है। तो जीवीए को जब करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड और माइनस करेंगे सब्सिडी, वो क्या बनेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ये जीवीए क्या होगा, एट फैक्टर कॉस्ट होगा ना। ये मेहरबानी करके जो एसएसबी के लिए लेक्चर देख रहे होंगे, या आप में से अगर कोई लेक्चर या पीएससी में भी कभी कभार पूछा जाएगा जेकेसीसी के लिए, तो वो इन इक्वेशंस को देख लेगा, ठीक है। हाँ, अगर अब इसको बनाना है रियल जीडीपी, तो हम कुछ चीज के साथ इसको करेंगे विद विल एडजस्ट इट विद इन्फ्लेशन। हाँ, अगेन इज द बेस ईयर, दैट्स 2011-12, तो हमें बनेगा जीडीपी एट फिक्स्ड कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट या रियल जीडीपी। क्या है समझ।
अब आपका सवाल, ये तीनों मेथड आए समझ और तीनों कॉन्सेप्ट आए समझ, मार्केट प्राइस क्या होता है, रियल प्राइस क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये सारे आए समझ। आप मुझे ये खास कर अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल है, कभी कभार पूछा जाता है या तो एसएसबी लेवल पे या पीएससी लेवल पे, उस वक्त हम क्यों अलग से पढ़े, हम यहाँ ही उस चीज़ को ध्यान देते हैं। देखो 2015 में कुछ चेंजेस हो गई जीडीपी, जो यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था वो इसके बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्वेंट्री, आपको पता है क्या होती है इन्वेंट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री? कितना पड़ा है हमारे पास? ये कंपनी में कितना अनयूज्ड माल है या कितना ऐसा माल है जो नेक्स्ट सेशन के लिए रखा हो, ठीक है ना, या कोई सेमी अनफिनिश्ड गुड हो। इन्वेंट्री क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, और रॉ मटेरियल which company chooses to use in next year, वो रॉ मटेरियल जो नेक्स्ट ईयर में यूज इन नेक्स्ट ईयर, अगर इस साल में लगा होगा तो फिर इंटरमीडिएट गुड बनेगा ना। ये क्या है? इन्वेंट्री खुद स्टॉक है कि वेरिएबल, ये फ्लो है? वेरी नाइस, क्योंकि हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे देखेंगे ये कि इन्वेंट्री खुद क्या बनेगी। अगर अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां देखेंगे, अगर चेंज इन इन्वेंट्री होगा वो क्या बनेगा? शाबाश, ये आपके एसएसबी लेवल के सवाल है, एसएसबी लेवल के कॉन्सेप्ट्स है जो मैं साथ ही में टच कर रहा हूं, ठीक। तो चेंज इन इन्वेंट्री इज फ्लो, मगर इन्वेंट्री इटसेल्फ इज ए स्टॉक, ठीक। आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। हाँ, चेंज क्या हो गई जीडीपी कैलकुलेशन में आफ्टर 2015 में, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और बाकी सारे पैरामीटर्स भी उसी टॉपिक में हम देखेंगे। यहां तक आया समझ पूरी तरह से? हाँ,